आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास लाइफ आर्किटेक्ट नाम के एक कार्यक्रम से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये जिंदगी को 3 हिस्सों में देखने का एक ढांचा पेश करती है, व्यक्तिगत, निजी और सार्वजनिक। और आज हम इसकी नींव पर यानी पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर ध्यान देने वाली हैं, व्यक्तिगत जीवन। और ये सबसे जरूरी इसीलिए है क्योंकि इस ढांचे का जो मूल तर्क है वो यही है कि अगर आपकी व्यक्तिगत जीवन की नींव ही कमजोर है तो उसके ऊपर आप निजी रिश्ते या पेशेवर कामयाबी की कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर लें, उसमें हमेशा एक खतरा बना रहता है। सुनने में तो ये बात बहुत सीधी लगती है, पर असल में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम करियर या रिश्तों को प्राथमिकता दे देते हैं और सोचते हैं कि व्यक्तिगत चीजें जैसे सेहत या सुकून वो बाद में देख लेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सामग्री कहती है कि ये क्रम ही गलत है। तो चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं कि इस ढांचे के हिसाब से व्यक्तिगत जीवन का मतलब क्या है। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली परिभाषा से होती है। व्यक्तिगत जीवन वो है जिसे कोई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी सकता है। कोई दूसरा हमारे लिए खाना नहीं खा सकता, हमारी नींद पूरी नहीं कर सकता, या हमारे हिस्से का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में है। ये वो दायरा है जहां हम अकेले होते हैं। और ये सिर्फ क्रियाओं के बारे में नहीं है, है ना? सामग्री में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये हमारे व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर कोई एक बेहतरीन एथलीट बनना चाहता है तो उसके लिए शारीरिक फिटनेस एक मूल्य बन जाता है। सही बात है। अगर कोई एकेडमिक बनना चाहता है तो उसके लिए सीखना एक मूल्य बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जब इन मूल्यों और क्रियाओं के बीच टकराव होता है तो सिस्टम टूटने लगता है। सामग्री में रीना की कहानी इसका एक बहुत बहुत सटीक उदाहरण है। रीना एक युवा बेहद महत्वाकांक्षी पेशेवर है। उसका सारा ध्यान अपने काम पर है। उसे तरक्की चाहिए, पहचान चाहिए, और इस प्रक्रिया में वो अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, देर रात तक काम करना, ठीक से ना खाना, नींद पूरी ना करना। ये तो एक आम कहानी है, हम में से कई लोग ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि हम ये सब संभाल लेंगे, कि शरीर सब कुछ झेल लेगा। पर रीना के साथ क्या होता है? एक दिन एक बड़ी प्रेजेंटेशन के दौरान वो थकावट से बेहोश हो जाती है। ओह, अब बाहर से देखने पर ये एक मेडिकल घटना लगती है, लेकिन इस ढांचे के नजरिए से देखें तो ये एक सिस्टम का फेल होना है। उसकी पेशेवर महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो गईं कि उन्होंने उसके व्यक्तिगत जीवन की नींव यानी उसके शरीर को ही खोखला कर दिया। और जैसे ही नींव हिली, ऊपर की इमारत मतलब उसका पेशेवर जीवन वो भी ढह गया। यहाँ एक बात और भी है, ये सिर्फ शरीर की उपेक्षा नहीं थी, ये भावनाओं की भी उपेक्षा थी। सफलता का दबाव, तनाव, चिंता, इन सबको भी तो उसने नजरअंदाज किया होगा। बिल्कुल। तो ये एक स्तंभ का नहीं बल्कि कई स्तंभों का एक साथ कमजोर होना दिखाता है। सही। यहीं पर इस ढांचे की असली खूबसूरती सामने आती है। ये हमें चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम के तौर पर देखने में मदद करता है। लेखकों ने एक बहुत अच्छी उपमा का इस्तेमाल किया है। आपका शरीर आपका वाहन है। हाँ, ये उपमा सच में सोचने पर मजबूर करती है। ये आत्म देखभाल को किसी शौक या विलासिता की तरह नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत की तरह पेश करती है। बिल्कुल। अगर आपको एक लंबी यात्रा पर जाना है तो आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाएंगे, उसमें सही तेल डालेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास सर्विसिंग के लिए वक्त नहीं है। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर गाड़ी ही बंद पड़ गई तो यात्रा भी वहीं खत्म हो जाएगी। तो रीना की कहानी यही दिखाती है कि उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने वाहन को ही नजरअंदाज कर दिया। और ये वाहन सिर्फ शरीर नहीं है। इस व्यक्तिगत जीवन रूपी वाहन के 5 मुख्य हिस्से हैं, जिन्हें स्रोत में 5 स्तंभ कहा गया है। ये मिलकर उस नींव को बनाते हैं जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। रीना की कहानी से ये तो साफ है कि शरीर यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इसका पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है। तो इसके अलावा और कौन से स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है बुद्धि, यानी हमारा ज्ञान, हमारे कौशल और लगातार सीखने की हमारी क्षमता। ठीक है। तीसरा है वित्त, जिसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा है, ताकि हम मजबूरी में नहीं अपनी मर्जी से फैसले ले सकें। ठीक है, शरीर, बुद्धि और वित्त, ये तो समझ में आते हैं। लेकिन अगले 2 स्तंभ मुझे लगता है थोड़े ज्यादा सूक्ष्म हैं। हाँ, और शायद इसीलिए वे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। चौथा स्तंभ है आध्यात्मिकता। अच्छा, यहाँ आध्यात्मिकता से मतलब किसी धर्म या पूजा पाठ से है? नहीं, और ये समझना जरूरी है, सामग्री में इसका मतलब किसी धर्म से नहीं है।
इसका मतलब है जीवन और दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण। क्या हम सिर्फ लेन देन के रिश्ते रखते हैं या हम जुड़ाव और कृतज्ञता महसूस करते हैं? ये उस क्यों का जवाब है जिसके लिए हम जी रहे हैं। और पांचवा स्तंभ? पांचवा और शायद सबसे शक्तिशाली स्तंभ है भावनाएं। स्रोत इन्हें वो मार्गदर्शक शक्ति कहता है जो हमारे हर फैसले को प्रभावित करती है, चाहे हम माने या ना माने। तो ये 5 स्तंभ हैं: शरीर, बुद्धि, वित्त, आध्यात्मिकता और भावनाएं। जी। ये एक बहुत साफ सुथरा ढांचा है, लेकिन असल जिंदगी इतनी साफ सुथरी नहीं होती। अक्सर ये स्तंभ एक दूसरे से टकराव में होते हैं। सही बात है। जैसे वित्त और बुद्धि के स्तंभों को बनाने में, मतलब करियर में आगे बढ़ने में, अक्सर शरीर और भावनाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये ढांचा इस टकराव को स्वीकार करता है, लेकिन एक चेतावनी के रूप में। इसे समझाने के लिए सामग्री में एक प्रतिभाशाली इंजीनियर का उदाहरण है। उसका बुद्धि का स्तंभ बहुत मजबूत है, वो अपने काम में माहिर है। इस वजह से उसका वित्त का स्तंभ भी अच्छा है, वो कमाता बहुत है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि वो अपने वित्त का प्रबंधन बिल्कुल नहीं करता। लापरवाही से खर्च करना, कोई बचत नहीं, कोई निवेश नहीं। वो ये सोचता होगा कि मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ, पैसा तो मैं कभी भी कमा लूंगा। बिल्कुल। एक तरह से वो अपनी बुद्धि वाले स्तंभ के अहंकार में जी रहा है। और फिर कोई संकट आता होगा, है ना? हाँ, स्रोत बताता है कि अचानक उसकी नौकरी चली जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। अब उसका मजबूत बुद्धि स्तंभ उसे उस वित्तीय संकट से तुरंत नहीं निकाल सकता। और वो अचानक खुद को बहुत कमजोर और असहाय महसूस करता है। ये कहानी दिखाती है कि किसी एक स्तंभ में असाधारण होना काफी नहीं है। अगर दूसरे स्तंभ कमजोर हैं, तो पूरी संरचना एक झटके में गिर सकती है। संतुलन ही असली ताकत है। ये स्तंभ अहंकार वाला विचार बहुत शक्तिशाली है। हम सब ये करते हैं। बिल्कुल। कोई अपनी शारीरिक सुंदरता पर इतना निर्भर हो जाता है कि वो अपनी बुद्धि को विकसित करने के बारे में नहीं सोचता। या कोई अपने पैसों पर इतना भरोसा करता है कि वो अपने रिश्तों या भावनाओं पर ध्यान नहीं देता। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं। हाँ, किसी भी एक स्तंभ की लगातार उपेक्षा करने से तनाव पैदा होता है, एक तरह की आंतरिक कमजोरी जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल जाती है। जैसे अगर हम अपनी भावनाओं को लगातार दबाते हैं तो ये चिंता या अवसाद का रूप ले सकती है। सही। और अगर हम आध्यात्मिकता यानी जीवन में अर्थ को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे रिश्ते सिर्फ लेन देन के बन जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। इस सिलसिले में उस सफल उद्यमी की कहानी भी है। हाँ, वो तो और भी गहरे स्तर पर इस बात को समझाती है। बाहर से देखने पर उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक सफल कंपनी। लोग उसकी जिंदगी को एक आदर्श मानते थे। लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और थी। बिल्कुल। वो अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करता था। उसे अपनी किसी भी उपलब्धि में कोई खुशी नहीं मिलती थी। और बहुत आत्मविश्लेषण के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने वित्त और बुद्धि के स्तंभों को तो आसमान तक पहुंचा दिया था, लेकिन आध्यात्मिकता और भावनाओं के स्तंभों को बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसने कभी खुद से ये पूछा ही नहीं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ या मेरे रिश्तों में कितनी गहराई है। ये एक बेहद डरावनी तस्वीर है। ये उस विचार को चुनौती देती है कि बाहरी सफलता ही सब कुछ है। हाँ, ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये पांचों स्तंभ एक साथ मिलकर ही एक मजबूत और संतुष्ट जीवन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ढांचा समस्या को तो बहुत अच्छे से बताता है, लेकिन इसका समाधान क्या है? ये सब जानकर किसी को भी लग सकता है कि इन पांचों स्तंभों को एक साथ संभालना तो बहुत मुश्किल है। क्या स्रोत कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाता है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये सुझाव बहुत बड़े और मुश्किल नहीं है। उनकी खूबसूरती उनकी सादगी में है। अच्छा? वो बड़े बदलावों के बजाय छोटी छोटी आदतों पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। जैसे कि? जैसे शरीर के लिए सुझाव ये नहीं है कि मैराथन दौड़ना शुरू कर दो, सिर्फ रोजाना 30 मिनट की कोई भी शारीरिक गतिविधि। तेज चलना भी काफी है। हाँ, बिल्कुल। बुद्धि के लिए महीने में सिर्फ एक किताब पढ़ना या कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स करना। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। आज के दौर में जहाँ हमारा ध्यान 30 सेकंड के वीडियो पर सिमट गया है, एक किताब पढ़ने का सुझाव सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग को लंबे समय तक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रेन करने का एक तरीका है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। यही इन छोटे कदमों के पीछे का गहरा मतलब है। इसी तरह वित्त के लिए सुझाव है कि सिर्फ अपने साप्ताहिक खर्चों पर नजर रखना शुरू करें और एक छोटा सा आपातकालीन कोष बनाना शुरू करें। हाँ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो,
ये आपको पैसे के ऊपर नियंत्रण का एहसास देता है। आध्यात्मिकता के लिए रोजाना 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। जी, यह अभ्यास आपके नजरिए को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। और भावनाओं के लिए वो शायद सबसे मुश्किल लगता है। उसके लिए भी एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। जब भी कोई तीव्र भावना महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या यह भावना मुझे रास्ता दिखा रही है या मुझे नियंत्रित कर रही है? बस इतना ही। ये छोटा सा ठहराव आवेग और सचेत निर्णय के बीच का अंतर बन सकता है। ये सभी कदम बहुत छोटे और करने योग्य लगते हैं, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, न्यूनतम मानक का विचार। हाँ, ये थोड़ा चेतावनी भरा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये इस ढांचे का शायद सबसे गंभीर हिस्सा है। स्रोत चेतावनी देता है कि हर स्तंभ में एक ऐसा निचला स्तर होता है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके नीचे जाने पर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ कभी-कभी नामुमकिन भी। इसका कोई उदाहरण? सबसे साफ उदाहरण स्वास्थ्य का है। अगर कोई अपने स्वास्थ्य को एक सीमा से ज्यादा खराब कर लेता है तो हो सकता है कि दुनिया की सारी दौलत भी उसे पूरी तरह से ठीक ना कर पाए। सही बात है। इसी तरह वित्त में अगर कोई बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाता है तो उससे बाहर निकलना दशकों का संघर्ष बन सकता है। तो ये न्यूनतम मानक का विचार हमें एक तरह से ये याद दिलाता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। इन स्तंभों को उस खतरनाक बिंदु तक पहुंचने ही ना दें। ये इस बात पर जोर देता है कि इन स्तंभों में संतुलन बनाए रखना और संयम बरतना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बात ये निकलती है कि व्यक्तिगत जीवन हमारी नींव है। हाँ। वो जमीन जिस पर हम अपनी जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। और इस नींव को मजबूत करने के लिए हमें अपने शरीर, बुद्धि, वित्त, आध्यात्मिकता और भावनाएं, इन 5 स्तंभों को न सिर्फ मजबूत करना होगा बल्कि उनमें लगातार संतुलन भी बनाए रखना होगा। एकदम सही। और जैसा कि हमने पूरी चर्चा में देखा, ये स्तंभ अलग-अलग डिब्बे नहीं हैं। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मजबूत करते हैं। हाँ। आर्थिक सुरक्षा हमारी भावनात्मक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, ये निरंतर सीखना हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कैसे आकार दे सकता है, ये समझना ही इस ढांचे को सिर्फ एक सिद्धांत से निकालकर एक जीवित दर्शन बना देता है। ये इस चर्चा का एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार भी छोड़ जाता है। श्रोत इन 5 स्तंभों को व्यक्तिगत जीवन की नींव के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये मजबूत नींव किस लिए है। ये सिर्फ स्थिर रहने के लिए नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है। अच्छा। तो सवाल ये है, अगर आपका ये व्यक्तिगत वाहन अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है तो आप इसे कहाँ ले जाना चाहेंगे? एक मजबूत भावनात्मक स्तंभ आपको एक बेहतर साथी या माता पिता कैसे बनाता है? एक ठोस वित्तीय स्तंभ आपको अपने करियर में बड़े जोखिम लेने या अपने समुदाय में योगदान करने की आज़ादी कैसे देता है? इस नींव की असली शक्ति सिर्फ इसकी मजबूती में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये आपको इसके ऊपर क्या बनाने की इजाज़त देती है।